विशाल जी, आजकल गोल्ड सेविंग स्कीम बहुत आ गई है। ईएमआई गोल्ड सेविंग स्कीम कहते हैं कि 11 महीने आप पैसे दीजिए, 1 महीने फ्री। तो इसका क्या है ये, मतलब कैसी इससे कोई फायदा है ग्राहकों को? निश्चित रूप से फायदा है। ज्वेलर्स ने इस चीज को रीड किया कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि अच्छा। रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और जी जी। हमारे इंडियन कल्चर में हर जगह जेवर इंपॉर्टेंट है, चाहे शादी हो जी। चाहे कुछ भी हो। जेवर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर समय हर फंक्शन पर ज्वेलरी ही गिफ्ट की जाती है। तो ज्वेलर्स को जब ये समझ में आया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्यों ना उनके लिए ईएमआई स्कीम निकाल दे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई की गाइडलाइन है, आप ज्वेलरी को ईएमआई पर सेल नहीं कर सकते। अच्छा। तो हम देखते हैं कि गोल्ड कभी भी फाइनेंस नहीं होता। आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करके गोल्ड लेते हो तो उसकी ईएमआई नहीं बनती। हाँ हाँ। ये आरबीआई की तरफ से बाउंड है। ओके। तो इस वजह से ज्वेलर्स ने ये सोचा कि हम ऐसे कस्टमर्स के लिए एक फैसिलिटी निकालते हैं कि प्री ईएमआई निकालते हैं। प्री ईएमआई में क्या होता है, हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने कस्टमर से ले लेते हैं वो, जी। और जब 11 महीने कंप्लीट हो जाता है तो एक ईएमआई जो उन्होंने कलेक्ट किया है पेमेंट, उसको यूज किया है जी 11 महीने, जी। तो उन्होंने जो बेनिफिट कमाया है वो कस्टमर को शेयर कर देते हैं। अच्छा। कस्टमर का पार्ट में पेमेंट गया, प्लस उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल गया एक ईएमआई के रूप में, तो इजीली उनका ज्वेलरी बनता रहता है। एक एग्जांपल देता हूँ, किसी का एक छोटा बच्चा है जी। और वो हर साल एक ज्वेलरी इस तरह से बनवा ले जा रहा है, और मान लेते हैं उसने 20 लाख की ज्वेलरी बनाई, जी। तो जब उसका बेटा बड़ा होगा तो इस ज्वेलरी की कीमत 1.5 करोड़ रुपए होगी। ओके। जिस समय उसको अपने लड़के की शादी करनी है, उस समय 1.5 करोड़ वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। तो इस तरह से ये कस्टमर के लिए एक बड़ी सुविधा है। बड़ी सुविधा निकाली गई, और ज्यादातर कस्टमर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ज्वेलरी के लिए, जी। और जो अफोर्ड कर रहे हैं, सबको इसका फायदा उठाना चाहिए। अच्छा विशाल जी, ज्वेलर्स बहुत गली गली में खुल गए हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन एक भरोसेमंद ज्वेलर्स को हम कैसे पहचान सकते हैं? ये एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात है कि इतने क्वांटिटी में ज्वेलर्स अवेलेबल हैं कि जी। हम किन से डील करें और किन से ना करें। जी। देखिए, जिस भी ज्वेलर से आप सामान ले रहे हैं, उस ज्वेलर से आप हमेशा इनवॉइस पर सामान लें। कुछ ज्वेलर्स ऐसा करते हैं कभी कभी कि वो कहते हैं सर आप अगर ऑन इनवॉइस पे नहीं लेते हो तो आपको कुछ हम एडिशनल बेनिफिट देंगे, जैसे आपका टैक्स बच जाएगा। हाँ। तो ये एक बहुत गलत चीज है। टैक्स इनवॉइस ही लीजिए, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी ज्वेलरी जेन्युइन है, और दूसरा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको आप फुलफिल कर रहे हो, रूल के हिसाब से चल रहे हो। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की जरूरत है, सेल इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि आपने क्या खरीदा। जी। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो आपने खरीदा है उसमें कभी कोई समस्या आती है तो ज्वेलर क्या रिएक्ट करेगा। अच्छा। अक्सर क्या होता है, ज्वेलर से जब आप सामान खरीदने जाते हैं, कोई ज्वेलरी लेते हैं, तो तो बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत विनम्रता से बात करते हैं, आपको गिफ्टिंग करते हैं, एडवांटेज देते हैं, जी कैशबैक जी। देते हैं। लेकिन जैसे ही आप पहुंचते हो कि ये ज्वेलरी में हाँ, किसी प्रॉब्लम आ कंप्लेन गई, के लिए। जी। वो कह देते हैं नहीं सर ये टर्म पॉलिसी में नहीं है, हम सर्विस नहीं दे हाँ, पाएंगे कई आपको। तो साफ मना कर देते हैं कि ये मेरी शॉप की ही नहीं है। तब उससे हम कैसे निपटे? इसीलिए मैंने कहा कि आपको इनवॉइस लेनी चाहिए। इनवॉइस लेने से वो नहीं बोल सकते कि उनकी शॉप की नहीं है। जी। दूसरी चीज ये है कि जब आफ्टर सेल सर्विस जो भी ज्वेलर आपको दे रहा है जी जी। वही रिलायबल है। अच्छा। आप कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, कोई प्रॉब्लम आई, तो आप किसी दूसरे ज्वेलर के पास जाओगे। आप देखिए जितने भी बड़ी कंपनी है अपने सर्विस सेंटर निकालते हैं, जी। आफ्टर सेल वो सर्विस देते हैं। तो ऐसा कोई भी ज्वेलर जो आफ्टर सेल सर्विस पर आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसका कस्टमर केयर है, जो आपको फॉलो अप कर रहा है, जो सेल के बाद आपको कॉल करके आपसे परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी ले रहा है कि ज्वेलरी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ऐसे ज्वेलर्स की तरफ आप बढ़िए। जो ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है, जो आपको HUID नंबर खुद अपनी तरफ से बता के दे रहा है, आपको शो कर रहा है, उसकी तरफ आप आगे बढ़िए। आजकल हमारे बच्चे, जो युवा पीढ़ी कह सकते हैं, वो कस्टमाइज डिजाइन बनाती है, चाहेगी कि मेरी जो भी ज्वेलरी हो मेरी कस्टमाइज, मेरी पसंद की हो। तो इसके लिए क्या सुविधा दे रहे हैं हमारे ज्वेलर्स? ज्वेलरी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर काम नहीं हुए। जी। आप मोबाइल सेक्टर में चले जाइए, आज आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, एक टाइम था जब आप फिक्स लैंडलाइन से बात करते जी थे। बिल्कुल। आप फाइनेंस सेक्टर में चले जाइए, आज आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं यूपीआई की तरफ से, जी। है ना। पहले आपको बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी अपना ही पैसा निकालने के लिए, जी जी। उसमें टोकन मिलता था, बहुत लंबा प्रोसेस हुआ करता था। जी। लेकिन आज की तारीख में ज्वेलरी इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में एकदम से चेंज आया है।
अच्छा। आज हमारे पास ऐसे वर्कशॉप अवेलेबल हैं, ऐसे ज्वेलर अवेलेबल हैं, ऐसे ट्रेडर अवेलेबल हैं जो कस्टमाइज ज्वेलरी आपको देते हैं। और ये इस लेवल तक आ गया है कि आपका लोकल ज्वेलर भी आपको कस्टमाइज करके ज्वेलरी दे देगा। तो ज्वेलर्स के लिए क्या कुछ मुश्किल आती है इस तरह से कस्टमाइज ज्वेलरी बनाने में? मुश्किल नहीं कहेंगे, इसको अपॉर्चुनिटी कहेंगे, अच्छा। क्योंकि जो समय के साथ नहीं चलेगा वो कहीं न कहीं फेल हो जाएगा। तो जब कस्टमर हमारे पास ऐसी डिमांड लेके आते हैं तो एक अंदर से हमें अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, हम अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं और कस्टमर को सैटिस्फाइड कर पा रहे हैं। कस्टमर भी जब अपनी डिज़ाइन्स ले लेता है, उसको समझ में आता है कि हाँ, यही तो मुझे चाहिए था। जी, जी। तो एक जो सैटिस्फैक्शन लेवल होता है, वो सेल परचेज़ से बहुत आती है। क्या ज्वेलर्स के पास ऐसी कुछ डिजाइन्स होती हैं जो कस्टमर को दिखाकर बता सके, या कस्टमर को ही ऑनलाइन डिजाइन लानी होती है उसके लिए? दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं। आज की तारीख में आप किसी ज्वेलर के पास जाते हो तो उनके पास कैटलॉग होता है, पहले बुक्स वगैरह में होता था, जी। अब क्या है डिजिटली अवेलेबल है। ओके। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं इन डिज़ाइनों में मेरा पसंद का डिज़ाइन नहीं है, जी। तो आप ज्वेलर से बोल सकते हो कि देखिए ये डिज़ाइन मैं निकाल के लेके आया हूँ और आप ये डिज़ाइन कस्टमाइज़ करवा सकते हैं क्या? मैक्सिमम ज्वेलर्स आपको देंगे, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ ज्वेलर्स आपको कहीं न कहीं वहाँ मिल जाएँगे जो कस्टमाइज़ करा के आपको दे दे देंगे। देंगे। ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन हमारी टीम ने बना के दिए हैं, जो उन्होंने आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी में देखे थे जी। और आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी के बाद कोई उनको बनाने के लिए हाँ नहीं कर रहे थे। जी। फिर हमारी टीम ने उस पे वर्क किया, उस पर काफ़ी वर्किंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करके वो लेके आए और उन्होंने हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड किया है। तो है ऐसी फैसिलिटी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आर्ट गोल्ड की कॉपी करती है हमेशा, तो उससे क्या नुकसान होता है हमारे ज्वेलर्स को? एक बात समझने की ज़रूरत है, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी एक अलग मार्केट है जी। और गोल्ड ज्वेलरी एक अलग मार्केट है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि गोल्ड की ज्वेलरी जो है एक क्लास जी। है ना? एक स्टैंडर्ड है, एक प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी आपको वहाँ सपोर्ट करती है जहाँ रिस्क है। जी। आपको लेट नाइट कहीं कोई पार्टी, वेडिंग वगैरह अटेंड करनी जी, है जी। तो आप गोल्ड पहन के जाओगे तो रिस्क है जी, वहाँ जी। पर। आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी आपको ये ऑप्शन देती है कि आपका बजट फ्रेंडली होने की वजह से आप डिज़ाइन्स लगातार बदल सकते हो। गोल्ड में ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि आप रेगुलर डिज़ाइन नहीं चेंज कर सकते। आपने एक बार जो बनवा लिया, कुछ समय के लिए आपको स्टे करना है। आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी में आप जब चाहो, जितनी बार चाहो डिज़ाइन बदल के अपना पार्टी पहन अटेंड कर सकते सकती हैं। हो। तो इसीलिए क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लोग ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं आजकल, रिस्क कवर होने आर्टिफ़िशियल की वजह ज्वेलरी को से? कोई प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं। आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी सिर्फ़ इसलिए यूज़ की जा रही है कि रिस्क फैक्टर जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। लेकिन जब कोई एक्चुअल अपने फैमिली की पार्टी या गेट टुगेदर में जब अटेंड करता है तो वो गोल्ड ज्वेलरी की तरफ ही जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ़ ये है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए कॉन्शियस हैं। जी। इस वजह से वो आर्टिफ़िशियल की तरफ जाते हैं, या उनको कहीं कोई ऐसी पार्टी अटेंड करनी है जहाँ पर जो है उनको शॉर्ट टर्म के लिए जाना है और चले आना है। जी। तो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का एक अलग मार्केट है, हाँ, वो गोल्ड ज्वेलरी हमारी का एक गोल्ड अलग मार्केट को वो डिफरेंट चीज़ है। हाँ, ओके। दोनों में कनेक्शन क्या है? जी। जो ज्वेलरी लोग गोल्ड में अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और उनको पहनना है, वो जी। आर्टिफ़िशियल खरीदते हैं। जी। और कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि गोल्ड ज्वेलरी की डिज़ाइन हमें आर्टिफ़िशियल से निकाल के दी गई कि सर क्या ये ज्वेलरी का डिज़ाइन बन जाएगा क्या? जी। तो चूँकि है दोनों ही ज्वेलरी सेगमेंट से, लेकिन दोनों का ही फ़ील्ड अलग है। ओके। विशाल जी, हमारा युवा वर्ग, पुरुष वर्ग जो है बहुत फैशनेबल हो रहा है, वो भी ज्वेलरी की तरफ उसका रुझान बढ़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ऐसा है या? एक अच्छी चीज़ है, ज्वेलरी की तरफ रुझान बढ़ना। देखिए सब अच्छा लगना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। अगर आभूषणों के साथ वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं या दिखना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जी। ज्वेलरी मैंने पहले भी बताया एक क्लास है, ठीक है? आप कपड़ों से अच्छा लगना चाहते हैं, आप उठने-बैठने से अच्छा लगना चाहते हैं, गेस्चर से अच्छा लगना चाहते हैं, तो आभूषणों से क्या प्रॉब्लम है? आपको शायद पता होगा पुराने समय में राजा-महाराजा लोग जो होते थे, बहुत। बड़े-बड़े सोने के हार पहनते थे। जी, जी। उसके अलावा उनके जो क्राउन होते थे मैक्सिमम गोल्ड पर होते थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप गोल्ड और सिल्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक तो आपको प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। दूसरा ये जितनी भी चीज़ें हैं कहीं न कहीं आपका एक इन्वेस्टमेंट है। तो आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंस आया है पुरुषों में कि वो पहले के मुकाबले अब ज्वेलरी ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं? मैंने देखा है कि अब पुरुष थोड़ा-सा जो है ठंडे दिमाग से जीने की शुरुआत की है उन्होंने। अभी तक मैंने जितने भी पुरुषों को देखा था, इस पीढ़ी से पहले,
तो उनको सिर्फ स्ट्रगल फेस करते ही देखा, वो अपने लिए नहीं सोचते थे। जी जी आज मैंने देखा वो स्ट्रगल के साथ साथ लाइफ जीना भी सीख गए हैं, और जी। ये अच्छा साइन है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साइन है कि वो सारी चीजें पहनने के बाद वो अच्छे लग रहे हैं और इस चीज को फील कर रहे हैं, हाँ और न केवल फील कर रहे हैं, अपने आप को जो है अंदर से जो उनको कंफर्ट लेवल मिल रहा है, एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये आने वाले समय के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है।